आज हम लेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण भाग 3 और इस भाग में हम पढ़ेंगे प्रबल या दुर्बल अम्ल और जो अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं इसको जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, पीएच मान। तो पीएच के मान के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे हो जाएगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो इन पॉइंट या इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक में, प्रबल या दुर्बल अम्ल या क्षार। तब यहाँ पर एक सामान्य परिभाषा रहती है, जो अम्ल या क्षार जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होते हैं वे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहलाते हैं। इसी तरह से जो अम्ल या क्षार जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं या कम मात्रा में आयनित होते हैं वे दुर्बल अम्ल या फिर दुर्बल क्षार कहलाते हैं। कुछ उदाहरण को हम यहाँ पर बतला रहे हैं। प्रबल अम्ल का है H2SO4 HCl, दुर्बल अम्ल में लेते हैं तब H2CO3 CH3 COOH। इसी तरह से प्रबल क्षार में लेते हैं तब आ जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षार में अगर देखेंगे तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो प्रबल और दुर्बल अम्ल व क्षार के लिए है। अब आगे हम लेते हैं, कोई भी अगर प्रबल अम्ल हो या दुर्बल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो या दुर्बल क्षार हो, अर्थात कोई भी विलयन है, तो वो विलयन की जो प्रबलता है उसको हम किस परिप्रेक्ष्य में या कौन से स्केल में मापेंगे। तब इसमें आ जाते हैं अम्ल व क्षार के विलयन की प्रबलता। तब यहाँ पर देखते हैं अगर कोई अम्लीय विलयन कितना प्रबल है, यह उस विलयन में H+ आयन पर निर्भर करती है। या फिर कोई भी क्षारीय विलयन है तो भी क्या हो जाएगा, OH आयन पर निर्भर करेगी। सरल शब्दों में इसको आप इस तरह से ले सकते हो, अगर H+ आयन अधिक मात्रा में होगा तब वह अम्लीय विलयन होगा, और यदि H+ आयन कम मात्रा में होगा तब क्या हो जाएगी, वह क्षारीय विलयन होगा। हाँ, लेकिन इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी जो विलयन होता है, कोई भी जलीय विलयन हम लेते हैं तो जलीय विलयन में क्या होता है, जल का अगर विभाजन करते हैं तब H+ और OH- होता है, अर्थात H+ भी रहेगा और OH- भी रहेगा। तब यहाँ पर जो H+ यदि अधिक मात्रा में है तब क्या हो जाएगा, वह अम्लीय विलयन होगा, और H+ कम मात्रा में है तब क्या हो जाएगा, वह विलयन क्षारीय विलयन होगा। लेकिन अगर दोनों की जो सांद्रता है समान है तब उस स्थिति में उस विलयन को हम उदासीन विलयन कहते हैं। और इसी के आधार पर पीएच स्केल बनाया गया है। तब पीएच स्केल क्या है, स्केल लेते हैं तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात करने के लिए सॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल में किसी विलयन का पीएच मान 0 से 14 तक हो सकता है। तो ये पीएच स्केल बनाया गया है। अब आगे लेते हैं कि हम पीएच स्केल, तो एक पैमाना बनाया गया है और किसी भी विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक सूचक पेपर, यूनिवर्सल सूचक पेपर का प्रयोग करते हैं। और यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम यूनिवर्सल सूचक पत्रक दिखाएंगे, सार्वत्रिक सूचक पेपर। पीएच पेपर इस तरह से रहता है। ये इसमें देखो, इसका जो अलग अलग मान के संगत यहाँ पर जो रंग अलग अलग दिया गया है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक पेपर या यूनिवर्सल पीएच पेपर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, उसका स्केल दिया गया है। ये जैसे अगर किसी विलयन में अगर इस पेपर को हम डालेंगे और वह अगर इस तरह का जो 4 लिखा है, 4 लिखा है, इस तरह का अगर कलर
आ जाता है तब हम कहेंगे कि उस विलियन का जो पीएच मान है वह 4 है। अगर हम इस पेपर को, जो भूरा रंग का पेपर दिख रहा है, इस पेपर को किसी विलियन में डुबाते हैं और अगर वह जो 8 में दिया है इस तरह का कलर आ जाता है तब हम कहेंगे कि उस विलियन का पीएच मान 8 है। तो इस तरह से ये जो यूनिवर्सल पीएच पेपर है इसके द्वारा हम आसानी से किसी भी विलियन का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। तब कोई भी जो पीएच पेपर होता है उसमें यूनिवर्सल पेपर में जैसे हमने अभी दिखाया उसमें इस पट्टी अलग अलग का रंग दिया गया है और इसमें हम पीएच पेपर में अगर कलर आता है तब देखते हैं अगर इस तरह का कलर आता है तब वो क्या कहलाती है, उदासीन। और उदासीन जो विलियन होता है उसका जो पीएच मान 7 होता है। अगर हम पीएच मान बढ़ते जाएगा मतलब क्या होगी, OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ते जाएगी और OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी मतलब H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी और अतः विलियन क्या होगी, क्षारीय होगी। इसी तरह से अगर हम इस दिशा में जाते हैं तब क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ते क्रम में है अर्थात H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ते जाएगी मतलब क्या होगा, OH माइनस आयन की सांद्रता कम होगी और विलियन अम्लीय होगा। अब यहाँ पर एक डाउट है कि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तब OH का क्यों होगा, तो कोई भी जो विलियन होता है उस विलियन में जो दोनों का जो गुणनफल होता है अर्थात H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वह हमेशा 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई भी विलियन हो चाहे वो अम्लीय हो या क्षारीय हो चाहे उदासीन हो, ठीक है। तब इसीलिए हम कहते हैं अगर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तब निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, OH का कम होगा क्योंकि दोनों का जो गुणनफल है वो 10⁻⁴ ही होता है। अब हम यहाँ पर जो यूनिवर्सल पीएच पेपर की सहायता से अलग अलग जो पदार्थ है जैसे आपके पुस्तक में दिया गया है नींबू, दूध, टमाटर, खाने का सोडा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल, साबुन इत्यादि पदार्थ हैं। तो इनमें से कुछ पदार्थों का हम पीएच पेपर से पीएच मान निकालकर आपको दिखलाते हैं। तब हम पहले साधारण जो जल है, सामान्य हमारे घर का जो जल है इसका पीएच मान पहले जांच करते हैं। तो ये पीएच पेपर है, इसके थोड़े से भाग को हम डुबाते हैं। कुछ देर के बाद इसमें रंग परिवर्तन होगा। करते हैं यहाँ पर जो है इससे तुलना करते हैं। रंग में परिवर्तन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। जो गीला भाग है, जो पानी डाला गया है ना, उस पीएच भाग में, उस पानी वाले जो भाग है उस पीएच पेपर में देखो धीरे धीरे कलर में परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से देखो, जो गीला भाग है वो क्या हो रहा है, किससे मैच कर रहा है, उसका कलर 6, जो क्रमांक 6 लिखा है उसके रंग से मिल रहा है। कुछ समय के बाद देखेंगे, चूँकि अभिक्रिया होने में कुछ समय लगता है, तब अगर देखेंगे तब ये जल का जो पीएच मान है वो किससे मिलेगा, किससे मैच कर रहा है। थोड़ा सा और गीला कर लेते हैं। दिखाई दिया आप लोगों को, ये क्या है, लगभग जो 7 लिखा है उसके कलर के बराबर है। तो इस तरह से जो जल का जो है पीएच मान लगभग कितना है, 7 है, ठीक है। ये शुद्ध जल का हम लिए यहाँ पर
तो जल का जो पीएच मान कितना आया, ये 7 प्राप्त हो गया। अब आगे हम यहाँ पर लेते हैं, दूसरे पॉइंट पे लेते हैं, ये 7 उदासीन है तो इसका हम पुनः फिर से अन्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। तब ये लेते हैं, दूसरा जो लिया जाता है ये क्या है, टमाटर का रस। दिख रहा है आप लोगों को ये। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी पीएच पेपर को डालते हैं। देखो जो उदासीन में कलर अलग हो गया था, अब ये इसका जो कलर चेंज हो रही है, आगे यहाँ पर देखिए, ये जो इसका जो कलर आया है, सामने को छोड़ दीजिए, इधर आगे जो कलर आया है वो लगभग किससे मिल रहा है, 4। आगे अगर हम देखें, इसको अलग करते हैं जी, दूसरा पेपर एक बार करके देखते हैं। जो टमाटर का रस है, इसका पीएच मान ज्ञात करने के लिए हम एक और पीएच पेपर का उपयोग करते हैं और थोड़ा सा इसमें डुबाते हैं। डुबाने के बाद कुछ समय तक इसको रखना है और देखना है कि इसका जो कलर किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से बदलता है। कलर चेंज हो रहा है ये, किससे मैच हुआ, ये 4 जो लिखा है उससे थोड़ी बहुत मिल रही है। अतः जो टमाटर के रस का जो पीएच मान है वह क्या है, 4 है। आगे अब लेते हैं हम ये खाने का सोडा का जो विलयन है, इस पर अब देखते हैं इसका पीएच मान कितना आता है। देखो इसमें बहुत तेज़ी से कलर में परिवर्तन दिखाई दिया। अब इसको हम देखते हैं कि कौन सा कलर से इसका मैच हो रहा है। तब इसमें क्या दिखाई देता है, ये 9, क्रमांक 9 से मिल रहा है। अर्थात खाने के सोडा का जो हमने यहाँ पर जो विलयन बनाया है, उस विलयन का पीएच मान कितना प्राप्त हुआ, 9। ये नमक का विलयन है, इसका पीएच मान देखते हैं। इसका पीएच मान ध्यान से देखिए, पीएच यूनिवर्सल पीएच जो पेपर है, किससे मैच हो रहा है, ये 4 से नहीं, 6 से है ना। तो ये लगभग क्या है, थोड़ी सी एसिडिक है, अर्थात अम्लीय है। ठीक है, तब इस तरह से आप पीएच पेपर की सहायता से हम किसी भी विलयन का क्या ज्ञात कर सकते हैं, पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। नींबू के रस का जो पीएच मान है, तो आप नींबू को जो सीधे सीधे इसके रस इसको डालते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से नींबू का जो रस पीएच यूनिवर्सल पीएच पेपर पर डालने से तुरंत कलर या रंग परिवर्तन दिखाई देता है।
अब इसको यदि हम इसका जो स्केल है उससे हम इसको मैच कराते हैं, तब ये जो कलर है वो किससे मिल रहा है, 3 से। आगे बढ़ रहा है कलर, उसी को देखना है। ये लगभग किससे मिल रहा है, जो 3 लिखा है उससे मिल रहा है, अर्थात नींबू के रस का जो पीएच मान है वो 3 प्राप्त होता है। जैसे अभी हम सार्वत्रिक जो पीएच पेपर है उसकी सहायता से अलग अलग विलियन का पीएच मान ज्ञात किए हैं। आखिर ये पीएच मान अलग अलग विलियन का अलग अलग क्यों होता है? तब जैसे हमने पीएच की परिभाषा के लिए ये बात बतलाए थे कि पीएच क्या करता है, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप करता है। तब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तब आगे शुरू करते हैं। पीएच मान के संगत H प्लस व OH माइनस आयन की सांद्रता। तब पीएच किसी विलयन में H प्लस आयन की मात्रा की माप है। अब ये मात्रा की माप है, तब इसकी सांद्रता को हम स्केल में 1 से 14 तक नंबर कैसे दिया गया है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तब इसके लिए हम लेते हैं, जब शुद्ध जल का आंशिक आयनन होता है तब H प्लस व OH आयन बनते हैं। जैसे यहाँ पर जल का यहाँ पर आयनन दिखाया गया है H2O, तो ये H प्लस और OH माइनस। अतः प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में H प्लस अर्थात हाइड्रोजन आयन व OH माइनस अर्थात हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पर इसकी 3 स्थितियाँ हो सकती हैं किसी भी विलयन के लिए। इसको 3 स्थितियों में हम लेकर अध्ययन करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा स्थिति। तो पहले स्थिति में हम लेते हैं, यदि किसी विलयन में H प्लस व OH माइनस आयन की सांद्रता या संख्या, सांद्रता प्रति मोल में लेंगे, सांद्रता को लेंगे मोल प्रति लीटर में लिया जाता है, बराबर होता है, तो वह विलयन उदासीन होता है। और इस स्थिति में H प्लस की सांद्रता 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, अर्थात 1 लीटर में 10⁻⁷ मोल H प्लस आयन होते हैं। इसी तरह से OH माइनस आयन की जो सांद्रता होगी वह भी उतनी ही होगी, क्योंकि यह उदासीन है। तो OH की जो सांद्रता है वह क्या होगा, 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तब इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर केंद्रित करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻⁷ है। तो 10⁻⁷ मिला है। इसी के आधार पर हम इस विलयन अर्थात उदासीन विलयन का जो पीएच मान है उसको क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। तो ध्यान में रखोगे, जो H प्लस आयन की सांद्रता है मोल प्रति लीटर में, तब यहाँ पर जो 10 की जो घात लगता है उसी घात को धनात्मक रूप में यहाँ पर हम लिखते हैं, वही क्या होगा, पीएच मान होता है। दूसरा स्थिति में लेते हैं, यदि किसी विलयन में H प्लस आयन अधिक होगा तब उस विलयन में OH माइनस आयन कम होगी, तब वह विलयन क्या होगी, अम्लीय होगी। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लो कोई भी विलयन है हमारे पास जिसमें H प्लस की सांद्रता 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। यहाँ पर ध्यान रखोगे, ऋण 5 कहा गया है, मतलब 10⁻⁷ से ये ज़्यादा है, ऋणात्मक घात कम हो रहा है, मतलब ये संख्यात्मक रूप से ज़्यादा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, H प्लस आयन अधिक है। तब H प्लस आयन की सांद्रता कितना है, 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। तब उस विलयन में OH माइनस की जो सांद्रता होगी वह 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर होगी। तब इस विलयन का जो पीएच मान होगा क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है, अर्थात इस विलयन का जो पीएच मान होगा वह 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर होने के कारण पीएच मान होगा 5 होगा। संख्यात्मक रूप से देखेंगे तो पीएच मान कितना हो गया, 5। और इसीलिए चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, मतलब क्या हो जाएगी, ये अम्लीय होगा। इसी प्रकार तीसरा स्थिति को देखते हैं कि किसी विलयन में H प्लस आयन कम है, अर्थात 10⁻⁷ से कम है, तब उस विलयन में OH माइनस आयन अधिक होंगे, अर्थात 10⁻⁷ से अधिक होंगे, तब वह विलयन क्या होगा,
क्षारीय होगा। उदाहरण के हम लेते हैं, मान लो कोई भी विलयन है, उसमें H प्लस की सांद्रता 10 की घात ऋण 9 मोल प्रति लीटर है, तब OH माइनस की जो सांद्रता होगा वह 10 की घात ऋण 5 मोल प्रति लीटर होगा। तब इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 9 मोल प्रति लीटर है। अतः पीएच मान, अतः इसका जो पीएच मान होगा कितना हो जाएगा, पीएच मान 9 होगा। और चूंकि इसमें 9 हुआ मतलब OH माइनस आयन अधिक है, मतलब विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। तब इस तरह से हम जो पीएच मान है उसके आधार पर हाइड्रोजन या हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहेंगे तब हाइड्रोजन या हाइड्रॉक्सिल आयन के आधार पर हम पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। एक चार्ट किसी विलयन की पीएच मान और उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता को हम इस चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं। तब यहाँ पर देखते हैं, तो हम उदासीन से शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले बताया है कि जो उदासीन विलयन होता है उसमें H प्लस सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता समान होती है, और यह कितना होता है, 10 की घात ऋण 7 दोनों के लिए। अतः यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों बराबर है, अतः इस विलयन को क्या कहते हैं, हम उदासीन कहते हैं। अब अगर हम इस साइड में जाते हैं, तब यहाँ पर क्या हुआ, 10 की घात ऋण 6 हुआ, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता इसमें बढ़ गया। तब यहाँ पर OH माइनस आयन की सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, 10 की घात ऋण 8 हो गया। अर्थात इस विलयन का पीएच मान कितना हो गया, 6 हो गया, और ये विलयन क्या हो गया, अम्लीय हो गया। इसी तरह से आगे यहाँ पर जाते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ पर 10 की घात ऋण 8 हो गया, मतलब कम हो गया, ऋणात्मक घात में वृद्धि मतलब कम हुआ। तो 10 की घात ऋण 10 की घात ऋण 8 मतलब H प्लस आयन की मात्रा कम हो गई। तब OH माइनस आयन की जो सांद्रता है 10 की घात ऋण 6 मतलब बढ़ गया। अर्थात ये विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगी। अतः प्रत्येक के संगत आप इस चार्ट में आपके पुस्तक में दिया गया है, उससे देखकर समझ सकते हो कि पीएच मान कितना रहेगा। तब उसके संगत हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में कितना होगा। अब आगे यहाँ पर लेते हैं पीएच जो हमने ज्ञात किया है, तब इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो पीएच मान के आधार पर हम बहुत सारे जो अभिक्रिया है उसका अध्ययन करते हैं, और ये इसका जो अलग अलग महत्व है, इसमें पहला महत्व को लेते हैं पाचन की प्रक्रिया और पीएच मान। तब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा अमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, और यह अमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाती, बल्कि भोजन के पाचन में सहायक है। और अपच की स्थिति में अमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। तब इस तरह से अगर किसी कारणवश यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में अधिक मात्रा में हो जाती है, तब जलन या दर्द का अनुभव होता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें प्रति अम्लों जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है, अर्थात प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट या इस तरह से डाइजिन जो गोली आती है, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका आता है रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रिया। तो हमारे रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 6.8 से 7.8 तक होता है, और यह जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि जो उक्त जो पीएच मान के बीच रक्त प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। अर्थात हमारे जो रक्त का प्लाज्मा होता है और सीरम दो अलग अलग भाग है, इसमें जो बहुत सारे रासायनिक पदार्थ है उसका संतुलन बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लेते हैं, अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है, और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, अर्थात रक्त का पीएच मान इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो पीएच मान है, रक्त का पीएच मान
क्या होनी चाहिए, 6.8 से 7.8 तक ही होनी चाहिए। अगर अम्लीय ज़्यादा हो गया तब क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन का परिवहन सही मात्रा में नहीं होगी। अगला हम लेते हैं लार का पीएच मान। तो हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बनता है, याद रखना है ना, जिसके कारण हमारे दांत चमकीले होते हैं। और यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है, इसलिए हमारा दांत कभी घुलता नहीं है। लेकिन जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब दांतों में क्या होती है, सड़न प्रारंभ हो जाती है। और इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारकीय दंतमंजन से साफ करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या होनी चाहिए, हमारे लार का जो पीएच मान है वह 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5.5 से कम होगी तब दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाएगी। अगला अब लेते हैं हम पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। तब यहाँ पर कुछ पौधे या जंतु भी क्या करते हैं, पीएच मान के द्वारा अपने आप को सुरक्षित या आत्मरक्षा करते हैं। तब इसमें आगे हम लेते हैं जैसे कुछ पौधे और जंतु जैसे बिच्छू या बिच्छू पौधे में बारीक एवं चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। और जब कोई मनुष्य या जंतु इसके संपर्क में आता है तब ये उनके शरीर में चुभकर फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। और इससे क्या होती है, पौधा खाए जाने से बच जाती है, अर्थात पौधा को कोई भी जंतु खा नहीं सकता। इस तरह से वे अपने आप को सुरक्षित रखता है। इसी तरह से हम मधुमक्खी को देखते हैं। मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करती है, जिसके कारण भी क्या होती है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा पीएच को निर्धारित करते हैं। आगे अब लेते हैं यहाँ पर मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। वैसे आप लोग जानते हो कि जो किसान लोग क्या करते हैं, अपने खेतों की जो मिट्टी है उसका पीएच मान ज्ञात कराते हैं। और लैब से पीएच मान ज्ञात होने पर उसमें कौन सा उर्वरक डालना है ये निर्धारित होती है। तब आगे हम लेते हैं यहाँ पर धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच मान 5 से 8 पाया जाता है, अर्थात 5 से कम नहीं होनी चाहिए और न ही 8 से ज़्यादा होनी चाहिए। अर्थात मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रवाहित ना हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या फिर चूना या राख भी डाली जाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कौन सा उर्वरक डालते हैं, इसको पीएच मान के आधार पर निर्धारित करते हैं। आगे मिट्टी का जो पीएच मान है या तो उसको लैब के द्वारा जांच में करते हैं या फिर बहुत सारे जो प्राकृतिक सूचक है उसकी सहायता से हम पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हाइड्रोजीनिया का फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो यह नीला रंग, और जब मिट्टी हल्की क्षारीय होता है तब गुलाबी रंग प्रदर्शित करती है। इस तरह से आप देखेंगे तब हाइड्रोजीनिया का जो पौधा है उसका फूल है वो अपने आप में मिट्टी का परीक्षण कर देता है। ठीक है,